वेलकम एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि जो भी हाल ही में सेट एग्जाम हुआ है 2024 में, उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको आज की क्लास में हम डील करते हैं। इससे पहला वाला जो वीडियो है उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डील किए थे, उसका मॉडल आंसर देखा था क्या हो सकता है। बचे हुए क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम देखते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्रश्न है कि आर के मर्टन के अनुसार प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है किन अर्थों में? 3 अर्थों, 4 अर्थों, 5 अर्थों या 6 अर्थों में? तो आर के मर्टन ने जो प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया है वो निश्चित तौर से 5 अर्थों में किया है। तो इसका सही जवाब होगा 5 अर्थों में। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि हैबरमास ने वैज्ञानिक ज्ञान के किन स्वरूपों की पहचान की? हैबरमास ने वैज्ञानिक ज्ञान के किन स्वरूपों की पहचान की है? तो उन्होंने अनुभाविक विश्लेषणात्मक जो ये है, ठीक है, इसकी भी पहचान की। नैतिक और दार्शनिकता की बात करते हैं, आलोचनात्मक और मुक्ति आदि की भी बात करते हैं। ठीक है। अगर वो बात नहीं करते तो हर्मेन्यूटिक और अन्वेषण की बात नहीं करते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप यहाँ पर मैच करके देख सकते हैं, ऑप्शन सी पहला, दूसरा और चौथा, वो वैज्ञानिक ज्ञान के इन 3 स्वरूपों की बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्या नृजाति पद्धति शास्त्र की आधारभूत अवधारणा नहीं है? नृजाति पद्धति शास्त्र की आधारभूत अवधारणा नहीं है इन 4 ऑप्शन में से। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है निर्देशिका, ठीक है, चिंतनशीलता, तार्किक विवरण और लोकतंत्रात्मक विमर्श। तो इसमें ये जो ऑप्शन है ना, लोकतंत्रात्मक विमर्श, यही जो है नृजाति पद्धति शास्त्र की आधारभूत अवधारणा नहीं है। क्योंकि जब हम नृजाति पद्धति शास्त्र को पढ़ते हैं तो निर्देशिका का भी प्रयोग करते हैं, चिंतनशीलता का भी प्रयोग करते हैं और लॉजिकल भी होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोकतंत्रात्मक विमर्श। नेक्स्ट देखेंगे, एक उपकल्पना जो अध्ययन हेतु चयनित चरों के बीच संबंध नहीं होना बताता है को कहते हैं। ऑप्शन है द्वंद्वात्मक उपकल्पना, सहयोगी उपकल्पना, विपरीत उपकल्पना और शून्य उपकल्पना। पूछा जा रहा है कि 2 चरों के बीच संबंध नहीं होना बताता है, तो ऐसी चीज़ जहाँ पर कोई उपकल्पना ही ना हो उसको शून्य उपकल्पना कहा जाता है, जहाँ पर संबंध होना बताता ही नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शून्य उपकल्पना। नेक्स्ट देखिए, किसने प्रथमता पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब होगा रेमंड फर्थ। इन्होंने सबसे पहले पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया था। फिर देखिए, सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, फंक्शनल थ्योरी। ये फंक्शनल थ्योरी किसका है? ठीक है, ये आ रहा है। तो फंक्शनल थ्योरी जो है ये के डेविस का है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। यहाँ पर जब कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो आप कार्ल मार्क्स को सही मत समझ लीजिएगा, क्योंकि वो वक्त संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, थ्योरी सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो के बारे में हम आर डारेनडार्फ को जानते हैं। ठीक है। फिर फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। तो जब फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात आती है तो इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है। और 3 टाइप ऑफ कैपिटल, इसमें इसका सही जवाब होगा बोर्दियू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दी गई इकाइयों के ग्रामीण नगरी सातत्य को सुव्यवस्थित कीजिए। ग्रामीण नगरी सातत्य को मतलब जो ऑप्शन दिए हो गए हैं उनकी जनसंख्या कितनी है ये आपको बतानी है। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है पूर्वा या खेड़ा, तो इसकी जनसंख्या होती है 10,000। नगरी एग्लोमेरेशन, इसकी जनसंख्या होती है 1 लाख। फिर महानगर, इसकी जनसंख्या होती है 10 लाख। नगर की जनसंख्या है 50,000 और मेगापोलिस की जनसंख्या है 10 मिलियन। तो यदि हमको इनकी जनसंख्या पता है तो हम जवाब भी बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनको इनके
क्रमों के अनुसार लिखना है। सबसे पहले आएगा ए यानी पूर्वा, उसके बाद आएगा डी मतलब नगर, फिर आएगा बी नगरी एग्लोमेरेंस, फिर आएगा सी महानगर, और उसके बाद आखिरी में आएगा ई मेगापोलिस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित कीजिए। फिर से एक सुमेलित करने का प्रश्न आया है, उनको दिया हुआ है इनके साथ। सामान्य निवास स्थान से बाहर गिना गया एक व्यक्ति, मतलब जो उसका सामान्य निवास स्थान है वहाँ से बाहर गिना गया एक व्यक्ति, उसको क्या बोलेंगे? उसको प्रवासी बोलेंगे भाई। जो सामान्य निवास स्थान है वहाँ से बाहर का कहीं व्यक्ति आया तो प्रवासी कहलाएगा। पति पत्नी और बच्चों का प्रवासियों में यथा समय शामिल होना, पति पत्नी एक साथ हो रहे हैं तो यानी वो सहचरी हैं तो वो सहचारी प्रवासन कहलाएगा। युद्ध या हिंसा के कारण विस्थापित व्यक्ति, तो उनको कहेंगे हम बालात प्रवासन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अपने सामान्य निवास से बाहर एक लघु कार्य के लिए प्रतिवर्ष दूसरी जगह कार्य करना एवं रहना, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग। अगर बरसात का मौसम है और उनको अपने स्थान पर कार्य नहीं मिल रहा है तो वो दूसरे जगह जाएंगे, तो उनको हम मौसमी प्रवासन कहेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी दो विशेषताएं नगरीय जीवन से संबंधित नहीं हैं? कौन सी विशेषताएं हैं जो नगरीय जीवन से संबंधित नहीं है? सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, प्राथमिक नियंत्रण, प्राथमिक संबंध और व्यक्तिवादिता। तो हम जब व्यक्तिवादिता की बात करते हैं तो ये तो नगरीय जीवन की विशेषता होती है। ठीक है। सामाजिक गतिशीलता, जो सोशल मोबिलिटी है, ये भी नगरीय जीवन की विशेषता होती है। यदि आपको नगरीय जीवन में नहीं मिलता तो प्राथमिक नियंत्रण यानी प्राइमरी कंट्रोल जो है वो आपको नगरों में नहीं मिलेगा, प्राइमरी रिलेशन आपको नगरों में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो दो पॉइंट है ना, प्राथमिक नियंत्रण और प्राथमिक संबंध, ये गांव की विशेषता है। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा आंदोलन कृषक आंदोलन से संबंधित है? कृषक आंदोलन से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, बहुत ही सरल मुझको प्रश्न लगता है ये, कि चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन को हम जान रहे हैं, जो कि वन बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया था, यही एक आंदोलन है जो कृषक आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया गया नक्सलबाड़ी आंदोलन, नाम से पता चल रहा है नक्सलियों के लिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सलवा जुड़ो आंदोलन। ये बाकी सभी आंदोलन जो है वो कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है। फिर टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो यह पुस्तक जो है वो जो प्रकाशित की गई थी वो 1975 में प्रकाशित की गई थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है। ये इसका सही जवाब आएगा आपका जो है वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे आएगा? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो वो आप देख, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो 1985 में आया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो 1984 में आया। सबरीमाला जो है वो 1985 है और गोधरा जो है वो 2002 है। तो इस तरह से इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन डी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी जी। देखिए, पोर्टलेज समारोह के अंत में मेजबान द्वारा सभी उपस्थित लोगों को उपहार देने का उद्देश्य क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। उच्च पद पाना, संपत्ति दिखाना, व्यापार को बढ़ाना और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पोर्टलेज समारोह क्या होता है। पोर्टलेज ना एक प्रकार की प्रथा होती है जिसमें लोगों को अपने घर में भोजन पे आमंत्रित किया जाता है और ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और उनको खिलाया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है, अपनी संपत्ति दिखाई जाती है। जैसे आजकल के विवाह में रिसेप्शन कराया जाता है ना, अलग अलग प्रकार के हम सभी स्टेट्स के फूड रख रहे हैं, हमने ये गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट दिया, बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट दिए जा रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहने जा रहे हैं, मतलब अपना वैभव प्रदर्शन करना जो है, इस प्रकार की प्रथा को पोर्टलेज कहते हैं। ये पोर्टलेज समारोह होता है। ठीक है। और जितने भी गेस्ट आए होते हैं उनको दिखाया जाता है कि हम कितने संपन्न हैं या धनाढ्य हैं, तो ये कहलाता है पोर्टलेज। तो इसका सही उत्तर होगा अपनी संपत्ति को दिखाना, मेहमान जितने भी आए हैं उनको। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नामों में से किसके द्वारा पुस्तक
द सोशियोलॉजी ऑफ डिजास्टर लिखी गई थी? तो यह जो पुस्तक है ये लिखी गई है थॉमस ई ड्रॉबेक के द्वारा, ऑप्शन सी। चिपको आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित रहा है? तो चिपको आंदोलन में चंडी प्रसाद भट्ट जी और सुंदरलाल बहुगुणा जी का संबंध रहा है। सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में, उनके सफल मार्गदर्शन में चिपको आंदोलन को क्रियान्वित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे आप कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया था। फिर है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब हम प्रकार्यवाद की बात करते हैं तो प्रकार्यवादी कौन है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें तो प्रकारवादी इनमें है मर्डाक जो है वो प्रकारवादी है। फिर दिखा रहा है कि मार्क्सवादी। तो जब हम मार्क्सवादियों की बात करते हैं तो उसमें फ्रेडरिक एंजल जो है वो मार्क्सवादी हैं। उत्तर आधुनिकता की बात कर रहे हैं तो जूडिथ स्टेप्सी जो है वो उत्तर आधुनिक के रूप में जाने जाते हैं। और लास्ट है रेडिकल लिबर्टियन नारीवादी, तो ये गेल रूबिन जो हैं वो इसके लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका आएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बाल न्याय अधिनियम 2015 कब लागू किया गया था? बाल न्याय अधिनियम 2015 को लागू करने में 1 साल लग गया था। तो यह अधिनियम लागू किया गया था 15 जनवरी 2016 को। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करती ये पूछ रहे हैं ना। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर जो है ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान करती है। एसिटिलीन जो है वो इसमें अपना योगदान बिल्कुल भी नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे द वर्चुअल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द वर्चुअल पुस्तक के लेखक जो हैं वो हावर्ड रेनगोल्ड हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सर्वप्रथम धारणी विकास की अवधारणा किस वर्ष आई थी? तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि यह जो किताब आई थी वो 1987 में आई थी और ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। सब्जी का उत्पादन प्रणाली किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो सब्जी का उत्पादन प्रणाली जो है वो नासा से संबंधित है। निम्नलिखित तकनीकी क्रांति को क्रम में व्यवस्थित करें। हरित क्रांति, मुद्रण क्रांति, औद्योगिक क्रांति, जैव प्रौद्योगिक क्रांति। तो जो हरित क्रांति है 1965 में आई, मुद्रण क्रांति जो है वो 1436 में आई, औद्योगिक क्रांति 1760 में आई और जैव प्रौद्योगिक क्रांति जो है वो 1986 में आई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना आंसर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे CRISPR-Cas9 का उपकरण है जिसका उपयोग जीवित जीवों के किस अणु को संपादित करने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है प्रोटीन। सुमेलित कीजिए। ये भी बहुत ही सरल सा प्रश्न है कि वैष्णो देवी जो है वो कटरा में है, साईं मंदिर जो है वो शिरडी में है, सिद्धिविनायक मुंबई में है और स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। इस तरह से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जब किसी अन्य संस्कृति के प्रभाव में जीवन का पूर्ण तरीका परिवर्तन की प्रक्रिया में होता है तो इसे कहते हैं पूर्ण तरीका। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, पूर्ण तरीका तो उसको कहते हैं पर संस्कृतिकरण, दूसरे की संस्कृति का ग्रहण कर लिया जाना। नेक्स्ट देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, यह प्राकृतिक रूप से जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसे किसी भी स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही, अनौपचारिक शिक्षा जिसका कोई सिलेबस नहीं होता। ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों सही है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन। ये थे सेट 2024 के मॉडल आंसर। इसके अलावा भी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में मेरी जितनी जानकारी होगी मैं आप तक पहुंचाते रहूंगी। आप सभी वीडियो पर बने रहें, कीप वॉचिंग माय चैनल और वीडियो को देखते रहें। थैंक यू सो मच।